हेलो और स्वागत है सभी का क्रिप्टो बियॉन्ड द हाइप सीरीज के इस नए डीप डाइव में, जहां हमारी कोशिश यही होती है कि आम लोगों को क्रिप्टो की जो पूरी कॉम्प्लेक्स दुनिया है ना, वो एकदम आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाई जाए। बिल्कुल, बिना किसी डर या हाइप के, सिर्फ सच्चाई और प्रैक्टिकल बातें। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही बुनियादी है। हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में, यानी ये काम कैसे करते हैं और हमारी आम जिंदगी में इनकी आखिर क्या अहमियत है। मैं सोच रही थी कि इसको एक उदाहरण से शुरू करते हैं। हाँ जरूर, प्लीज बताइए। जैसे जब हम किसी नए देश में जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहली चीज हम क्या ढूंढते हैं? एक छोटा सा फॉरेन करेंसी काउंटर, राइट? यस। क्योंकि चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर वो उस नए देश की करेंसी में नहीं है तो वहाँ आमतौर पर किसी काम का नहीं होता। एग्जैक्टली। आपको उस देश की इकोनॉमी में हिस्सा लेने के लिए अपने पैसे को बदलना ही पड़ता है। हाँ, और आज की इस दुनिया में जब लोग डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो की बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल यही शर्त लागू होती है। हम इसको क्रिप्टो का फ्रंट डोर या पहला दरवाजा कह सकते हैं। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। मतलब नए सिस्टम में एंटर करने के लिए पुराने सिस्टम के पैसे को बदलना एक ऐसी शर्त है जिसे पूरा किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। भले ही लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी ऐसी फिजिकल बिल्डिंग के अंदर ना जाएं जिसके बाहर बड़ा सा क्रिप्टो एक्सचेंज लिखा हो। हाँ, क्योंकि आजकल तो सब कुछ फोन पर ही हो जाता है ना। सही कहा, सब डिजिटल है। लेकिन इस डिजिटल मार्केट में उतरने के लिए ये सबसे पहला दरवाजा होता है। ये आम फियाट मनी यानी ट्रेडिशनल पैसे और नए क्रिप्टो के बीच का एक ऐसा पुल है जिसे ठीक से समझे बिना आगे बढ़ना काफी रिस्की हो सकता है। राइट। और मैं अपने सुनने वालों को ये क्लियर कर दूं कि इस पुल को समझने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेडर या टेक एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसे बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब नए यूजर्स पहली बार बिटकॉइन या सोलाना जैसी चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला प्रैक्टिकल सवाल उनके दिमाग में यही आता है कि आखिर इन्हें खरीदा कहाँ से जाए। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में किसी के पास क्रिप्टो वॉलेट तो होता नहीं है। उनके पास सिर्फ अपना रेगुलर बैंक अकाउंट होता है जिसमें उनकी आम करेंसी होती है, जैसे रुपए या डॉलर। तो ये एक्सचेंजेस इस ट्रेडिशनल पैसे को डिजिटल रूप में लाने का ये सफर तय कैसे करते हैं? आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाए और माना जाए कि ये एक्सचेंजेस ना होते तो जानते हैं क्या होता? क्रिप्टो सिर्फ उन हाईली टेक्निकल अर्ली अडॉप्टर्स और कोडर्स तक ही सीमित रह जाता। और मतलब जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर और वो ब्लैक स्क्रीन पर कमांड लाइन इंटरफेसेस यूज करते हैं, सिर्फ वही लोग इसे खरीद पाते हैं। एग्जैक्टली। आम जनता के लिए इसमें हिस्सा लेना लगभग असंभव था। एक्सचेंजेस ने इस पूरे टेक्निकल प्रोसेस को इतना आसान बना दिया कि अब इसमें व्यापक भागीदारी संभव हो पाई है। इन्होंने एक आम इंसान के लिए इस मार्केट में आने की सारी रुकावटें लगभग खत्म कर दी हैं। ये एक तरह की सर्विस लेयर है। सर्विस लेयर, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। एक नया यूजर एक प्लेटफॉर्म पर जाता है, अकाउंट बनाता है और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, जिसे हम आम तौर पर केवाईसी कहते हैं। राइट, नो योर कस्टमर। हाँ, उसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट जोड़ देता है। पर जब मैं उस ऐप पर खरीदने का बटन दबाती हूँ तो क्या एक्सचेंज खुद अपने पास रखा हुआ बिटकॉइन मुझे बेच रहा होता है? ये आम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। वेट, तो वो खुद नहीं बेच रहे होते? ज्यादातर बड़े एक्सचेंजेस आमतौर पे खुद कुछ नहीं बेच रहे होते। वो मूल रूप से एक मैचिंग इंजन चला रहे होते हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में ऑर्डर बुक कहा जाता है। अच्छा, ऑर्डर बुक। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो वो सिस्टम में एक डिमांड डालता है जिसे बिड कहते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति बेचना चाहता है तो वो एक सप्लाई डालता है जिसे आस्क कहते हैं। ओह, तो एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर बस इन दोनों को मिला रहा है? बिल्कुल। उनका सॉफ्टवेयर खरीदार और बेचने वाले को सेकंड के 1000वें हिस्से में ढूंढकर आपस में मैच कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये एक्सचेंज एक डिजिटल मंडी की तरह काम कर रहा है, जहाँ खरीदार और बेचने वाले आपस में मिल रहे हैं। सही कहा। और इस मैचिंग प्रोसेस के साथ साथ एक्सचेंज प्राइसिंग मैनेज करता है, यूजर के बैलेंसेस को स्क्रीन पर दिखाता है और ऐसे टूल्स देता है जिससे सब कुछ बहुत ही स्मूथ फील हो। ये सारी कॉम्प्लेक्स बातों को यूजर की नजरों से छुपा लेता है। और यहीं पर एक नया और काफी बड़ा खतरा पैदा होता है मेरी समझ से, क्योंकि ये सर्विस लेयर बिल्कुल आम फाइनेंशियल एप्स की तरह डिजाइन की जाती है।
जब हम ऐप खोलते हैं तो इनका यूजर इंटरफेस इतना क्लीन होता है, इनमें अपना बैलेंस साफ-साफ दिखता है। बिल्कुल, डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शंस होते हैं। हाँ, और सब कुछ इतना पॉलिश्ड और मॉडर्न लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब किसी प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन एकदम बैंकिंग ऐप जैसा होता है, तो क्या लोग नेचुरली उस चमक-दमक को देखकर उस पर अपने पुराने बैंक जितना ही भरोसा कर लेते हैं? ये आज के डिजिटल ज़माने की सबसे गंभीर समस्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि डिज़ाइन शेप्स ट्रस्ट, यानी सुंदर और प्रोफेशनल डिज़ाइन देखकर दिमाग खुद ब खुद उस पर भरोसा कर लेता है। राइट। हमें लगता है कि अगर ऐप अच्छी है तो सिस्टम भी सेफ ही होगा। एग्जैक्टली लोग ऑटोमेटिकली ये मान लेते हैं कि उसके पीछे का सिस्टम, उसके नियम और उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल उनके ट्रेडिशनल बैंक जैसी ही होगी। पर हकीकत में एक क्रिप्टो एक्सचेंज और एक ट्रेडिशनल बैंक के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क। इसे थोड़ा और डिटेल में बताइए, क्योंकि आम जनता को तो स्क्रीन पर सिर्फ बढ़ते घटते नंबर्स दिख रहे हैं, चाहे वो बैंक की ऐप हो या एक्सचेंज की। फ़र्क उन नंबर्स के पीछे चलने वाले रूल्स में है। एक ट्रेडिशनल बैंक एक बेहद पुराने और सख्त फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होता है। सबसे बड़ा फ़र्क है डिपॉजिट इंश्योरेंस का होना। ओह, यानी अगर बैंक डूब जाए तो सरकार पैसा वापस दिलवाती है। हाँ, एक तय सीमा तक ग्राहकों का पैसा सेफ रहता है। दूसरी तरफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक नए और कंपैरेटिवली कम मैच्योर एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इनके पास वो सुरक्षा के जाल नहीं होते। इसका मतलब लोग बैंक वाली सुरक्षा की उम्मीद में अपने डिजिटल एसेट्स को एक्सचेंज पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अगर किसी कारण से वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म डूब जाए या बैंकरप्ट हो जाए, तो उनके पैसों का क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर एक क्रिप्टो एक्सचेंज बैंकरप्ट होता है, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार वहाँ अकाउंट रखने वाले लोग आमतौर पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बन जाते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जब उस डूबती हुई कंपनी की प्रॉपर्टी बेची जाएगी, तो इन आम यूजर्स का नंबर लाइन में सबसे आखिरी होगा, जिन्हें अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद होगी। वो भी तब अगर कुछ बच गया हो तो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो स्क्रीन पर जो बैलेंस दिखता है वो क्या है? वहाँ अकाउंट में दिखने वाला बैलेंस असल में एक IOU की तरह होता है। यानी IOU वो सिर्फ एक डेटाबेस एंट्री है कि एक्सचेंज आपको इतना क्रिप्टो देने का वादा करता है। असल में वो क्रिप्टो एक्सचेंज के ही कंट्रोल में होता है। यानी जब तक मैं उस क्रिप्टो को एक्सचेंज से निकालकर अपने खुद के प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर नहीं करती, तब तक वो एसेट मेरे पूरे नियंत्रण में होता ही नहीं है। ये तो काफी डरा देने वाली बात है। इस स्थिति से एक और बात निकल कर आती है, जो कन्वीनियंस या सुविधा इन प्लेटफॉर्म से मिल रही है, वो अपने आप में एक लापरवाही को जन्म दे रही है। बिल्कुल, जब सब कुछ इतना आसान होता है तो लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं। वही ना, जैसे आजकल अपने फोन पर फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करना कितना आसान है, एक क्लिक में काम हो जाता है। क्रिप्टो खरीदना भी अब उतना ही आसान लगने लगा है, पर एक पिज्जा ऑर्डर करने और अपनी लाइफ सेविंग्स को एक डिजिटल एसेट में बदलने में काफी फर्क होना चाहिए। सुविधा जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो हर दिन कोड सीखें। लेकिन इस आसान सिस्टम का नुकसान ये हुआ कि लोग गहरे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म हैक हो गया तो क्या होगा, या मेरा क्रिप्टो कहाँ रखा है। एग्जैक्टली और जब सवाल पूछना बंद हो जाते हैं तो लोगों का ध्यान उन खर्चों से भी हट जाता है जो बैकग्राउंड में लग रहे होते हैं, जिसे हम हिडन कॉस्ट कहते हैं। हाँ, फीस। आमतौर पर लोग सिर्फ इस बात पर नजर रखते हैं कि बिटकॉइन या इथीरियम का प्राइस क्या चल रहा है, पर उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने की कीमत पर कोई ध्यान नहीं देता। ट्रस्ट और कन्वीनियंस कभी मुफ्त में नहीं आते। एक एक्सचेंज किसी भी आम यूजर को बाय, सेल या विड्रॉ करने के लिए अलग अलग फीस चार्ज करता है। कभी ये साफ दिखते हैं, पर कई बार ये फीस स्प्रेड्स के अंदर छुपे होते हैं। स्प्रेड्स, इसे थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल से समझाइए हमारे लिसनर्स के लिए। जरूर। स्प्रेड का मूल मतलब है कि जिस दाम पर एक्सचेंज खरीदने की पेशकश कर रहा है और जिस दाम पर वो बेचने की पेशकश कर रहा है, उन दोनों के बीच का अंतर। अच्छा, तो जैसे अगर बाजार में किसी कॉइन का दाम 100 रुपए चल रहा है, तो एक्सचेंज शायद मुझे वो कॉइन 102 रुपए में खरीदने को कहेगा। हाँ, और जो लोग बेचना चाहते हैं उन्हें 98 रुपए का विकल्प देगा। वो बीच के 4 रुपए एक्सचेंज की कमाई होती है। और आम यूजर को लगता है कि उसने कोई अलग से फीस नहीं दी, क्योंकि रिसीट पर बड़ा बड़ा 0 फी ट्रेडिंग लिखा होता है। ओह वाओ, ये तो सच में एक हिडन कॉस्ट है। और इसके अलावा भी कोई फीस होती है क्या? बिल्कुल।
विड्रॉल फीस और नेटवर्क फीस भी होती हैं। जब आप अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज से बाहर निकालते हैं तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट काट लेते हैं। बार बार ट्रेड करने पर ये छोटी फीस जुड़कर एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती हैं। यानी एक्सचेंज खुद उस कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन का एक बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, आप असल में उस प्लेटफॉर्म के फीस स्ट्रक्चर के साथ एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। सही कहा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एक्सचेंजेस हमारा पैसा होल्ड कर रहे हैं जिसमें बैंक्रप्सी का खतरा है और दूसरी तरफ फीस भी काट रहे हैं, तो क्या सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स एक ही तरह से काम करते हैं? मेरा मतलब है, क्या इसका कोई विकल्प या ऑल्टरनेटिव नहीं है जहां बीच में कोई कंपनी ही ना हो? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और वही ऑल्टरनेटिव हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, जिन्हें शॉर्ट में डेक्स कहा जाता है। डेक्स? अच्छा, तो अभी तक हम जिन ऐप्स की बात कर रहे थे वो क्या है? जो ऐप्स की तरह दिखते हैं, जहां अकाउंट बनाना पड़ता है, केवाईसी करनी पड़ती है, वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या CEX कहलाते हैं। उन्हें एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, पर डेक्स बिल्कुल अलग ढंग से काम करते हैं। इनका डिजाइन सीधे ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होता है। यहाँ कोई मिडिलमैन नहीं होता जिसके पास आम जनता का पैसा जमा हो। लेकिन एक मिनट, अगर बीच में कोई कंपनी ही नहीं है, कोई सर्वर नहीं है और कोई केवाईसी नहीं हो रही, तो लोग आपस में ट्रेड कैसे कर पाते हैं? ऑर्डर मैच कैसे होता है? यहाँ टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही कमाल का रूप सामने आता है। डेक्स में वो ऑर्डर बुक्स नहीं होते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। इसकी जगह वो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स या AMM का इस्तेमाल करते हैं। AMM ये क्या होता है आम भाषा में? ये आम भाषा में एक तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो ब्लॉकचेन पर खुद ब खुद चलते हैं। इनमें दुनिया भर के लोग अपने डिजिटल एसेट्स को एक लिक्विडिटी पूल में जमा कर देते हैं। आप इसे एक तरह की डिजिटल गुल्लक समझ लीजिए। अच्छा, एक डिजिटल गुल्लक जिसमें सबने पैसा डाला है। हाँ, तो जब किसी नए यूजर को ट्रेड करना होता है तो वो किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे उस डिजिटल गुल्लक से ट्रेड करता है, जहां प्राइस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के आधार पर तय होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है जिस सोच पर क्रिप्टो को शुरू किया गया था, पूरी आजादी और बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के आपस में लेन देन करना। बिल्कुल, ये ट्रू क्रिप्टो विजन के काफी करीब है। लेकिन जहां इतनी आजादी होती है वहां जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती होगी ना। अगर किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में मेरा पासवर्ड खो जाता है तो मैं कस्टमर केयर को कॉल करके बोल सकती हूँ कि भाई मेरा अकाउंट रिकवर कर दो, पर एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में ऐसी कोई कस्टमर केयर तो होती नहीं होगी। यही डेक्स का सबसे बड़ा रिस्क है। नए लोगों के लिए इनका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो सकता है। यहाँ फंड्स की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपकी खुद की होती है। अगर आपने किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया या अपनी प्राइवेट की गलती से किसी और को दे दी तो पैसा हमेशा के लिए चला जाता है। यानी कोई कंपनी या सरकार उसे वापस नहीं ला सकती? नहीं, कोई नहीं। इसलिए नए यूजर्स को इन लेबल्स को रटने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वो इस फर्क को समझें कि उन्हें कितनी कन्वीनियंस चाहिए और वो कितनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। राइट। और जब हम जिम्मेदारी और सेफ्टी की बात कर ही रहे हैं तो एक शब्द बार बार न्यूज में आता है, रेगुलेशन। जब हम शेयर बाजार को देखते हैं तो वहां सख्त नियम होते हैं, तो क्या कानून इन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करता है? रेगुलेशन सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, पर असल जिंदगी में यही वो छतरी है जो एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बनाती है। एक वेल रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर काफी सख्त नियम लागू होते हैं। उन्हें KYC ठीक से करना होता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। और उनके पास यूजर प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस भी होती होंगी। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक ओवरसाइट होती है। प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से लोगों के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्हें अपने रिजर्व्स का प्रूफ देना होता है, जिसे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स कहते हैं। अच्छा, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, यानी उन्हें साबित करना पड़ता है कि उनके पास सच में वॉल्ट में उतना पैसा रखा है जितना वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। ताकि अगर कल को सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं, जिसे बैंक रन कहते हैं, तो एक्सचेंज के पास वो पैसा तुरंत देने के लिए मौजूद हो। तो क्या रेगुलेटेड एक्सचेंज यूज करने से रिस्क जीरो हो जाता है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि रेगुलेटेड होने से सब कुछ 100% रिस्क फ्री हो जाता है। हमेशा कोई ना कोई नया रिस्क बना रहता है। लेकिन जो लाइटली रेगुलेटेड या ऑफशोर एक्सचेंजेस होते हैं, वहां अनसर्टेनिटी और अचानक से कंपनी बंद होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। हाँ, हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां बड़े प्लेटफॉर्म्स बिना स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के डूब गए और आम लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी। सही कहा। इसलिए रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अब हमारे ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समराइज करें,
यानी इसके मुख्य बिंदुओं को देखें तो सबसे पहली बात ये साफ होती है कि एक्सचेंजेस सिर्फ ट्रेडिंग की जगह नहीं है, ये इस नई डिजिटल दुनिया का गेटवे है, एक एंट्री पॉइंट है। बिल्कुल, ट्रेडिशनल मनी से डिजिटल एसेट्स तक जाने का पुल है ये। दूसरी बात, चाहे एक प्लेटफॉर्म कितना भी मॉडर्न क्यों ना दिखे, कन्वीनियंस या सुविधा के आगे अपनी जागरूकता को खत्म नहीं होने देना चाहिए। अपना पैसा कहाँ है, किसका कंट्रोल है और कितनी फीस लग रही है, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो या डिसेंट्रलाइज्ड, हाइप और शोर से ज्यादा सेफ्टी, ट्रस्ट और सिस्टम की समझ रखना सबसे ज्यादा मायने रखता है। राइट। और ये एक्सचेंजेस आम जनता की नज़र में पूरे क्रिप्टो सिस्टम की एक इमेज बनाते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो वो इस टेक्नोलॉजी को उम्मीद से देखता है। अगर फीस या अकाउंट फ्रीज होने से परेशान होता है तो वो पूरे इकोसिस्टम को दोष देता है। सच कहा आपने। ये प्लेटफॉर्म्स भविष्य के फिनेंस का आईना है और इनकी जिम्मेदारी सच में बहुत बड़ी है। चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर खत्म करने से पहले सभी सुनने वालों के लिए एक थोड़ा अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ते हैं। हाँ, एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी कि आज के समय में क्रिप्टो एक्सचेंजेस हमारे ट्रेडिशनल मनी और डिजिटल एसेट्स के बीच का एक जरूरी पुल है। हमें इस पुल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी शुरुआत ट्रेडिशनल पैसे से होती है। हमारी तनख्वाह रुपीस या डॉलर्स में आती है। राइट, सारे खर्चे फियाट में होते हैं। पर जरा इस सोच को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखिए। अगर फ्यूचर में आम जनता की सैलरी, उनकी बचत और सारे खर्चे सीधे डिजिटल एसेट्स या ब्लॉकचेन पर ही आने लगें, अगर आम जिंदगी में ट्रेडिशनल पेपर मनी का इस्तेमाल ही धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो क्या हमें इस पुल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ओह वाओ, ये तो बहुत ही डीप पॉइंट है। क्या उस पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का आज वाला वजूद बचेगा या वो पूरी तरह किसी नए रूप में बदल जाएंगे? एग्जैक्टली। ये सोचना सच में बहुत दिलचस्प है कि जो दरवाजा आज अंदर आने के लिए सबसे जरूरी लगता है, क्या कर आने वाले वक्त में उस दरवाजे की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी? इस नए विचार के साथ हम आज की इस श्रृंखला को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस गहरे विश्लेषण से बिना किसी हाइप के क्रिप्टो और एक्सचेंजेस की सच्ची और प्रैक्टिकल समझ विकसित करने में आपको मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।